शाम का वक्त अवनी को जब होश आता है तब उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उसे हर जगह अंधेरा सा नजर आता है। वह अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। जब अपनी पूरी तरीके से होश में आती है और अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है, तो एक सुकून उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। फिर वह अपनी आंखें एक बार बंद करके फिर से खोलती है। तब उसे अपनी आंखों पर यकीन हो जाता है कि वह वेद के घर में है। तभी सौर नजर आता है, जो ट्रे में कुछ लेकर आ रहा था। उसे देखकर अवनी धीरे से कहती है, भाई। सौर जब अवनी को देखता है तब मुस्कुराकर कहता है, अब क्या हाल है तुम्हारा? अवनी सिर्फ एक शब्द में ही जवाब देती है, ठीक। सौर्य कहता है, क्या तुम बता सकती हो कि तुमने इतना बचकानी हरकत क्यों किया है? क्या तुमने जिंदगी में इतनी ज़्यादा हार मान ली कि एक बार फिर से खुद से प्यार करने वालों के बारे में भी नहीं सोचा और सीधा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच रही हो? अवनी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, उसी चीज़ का ख्याल रखकर धीरे से काटा था, लेकिन ज़्यादा लग गई। उसकी बात सुनकर ऐश्वर्या, जो कि कमरे में आ रही थी, वह कहती है, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती ना, तो अभी तक तो तुम ऊपर ही जा सकती थी और तुम्हें सुसाइड करना कोई नॉर्मल सी बात लगती है क्या? अवनी कहती है, आप लोग फिर से मुझे उसे मार कर ले आए ना। मुझे पता था। उसकी बात सुनकर ऐश्वर्या कहती है, हाँ, तुम्हें तो सब पता होता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार हम लोगों ने यह डिसाइड किया था कि पूरी तरीके से खेल ख़त्म करेंगे। वैसे वह लड़का जेल में है। अवनी कहती है, जेल में? कैसे? ऐश्वर्या बताती है, फ्लैशबैक। जब वेद और शौर्य ऐश्वर्या जा रहे थे तो वेद कहता है, मैं नहीं चाहता कि हमारी असलियत उन सब के सामने आए, इसीलिए मेरे ख्याल से हमें पुलिस का सहारा ले लेना चाहिए ताकि वह लड़का कुछ समय के लिए उससे दूर हो सके और जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा है उसे मैं पूरी तरीके से पता लगा सकूं। उसकी बात सुनकर ऐश्वर्या भी उसका साथ देते हुए कहती है, अंश बिल्कुल सही कह रहा है, हमें पुलिस को अपने साथ ले जाना चाहिए। यह कहकर वह तीनों पुलिस को कॉल करके बताती है कि अवनी कहाँ पर है। तो पुलिस वाले भी जल्दी से एक्शन लेते हैं और अपनी टीम के साथ वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वेद, शौर्य और ऐश्वर्या जब दिल्ली के लास्ट छोर पर पहुँचते हैं, ऐश्वर्या और शौर्य विला को देखकर कहते हैं, क्या बात है, तुझे नहीं लगता कि अवनी के पीछे जो लड़का पड़ा है वह काफ़ी अमीर है और तेरा दुश्मन भी? वेद उसकी तरफ घूर के देखता है तो वह चुप हो जाता है। उसके बाद तीनों अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है। तो वेद अपनी गन निकालकर उनके सामने करते हुए कहता है, अपनी जान को अगर इतनी बुरी तरीके से नहीं खोना चाहते हो तो मुझे जाने दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वह सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ देखते हैं, फिर उसे रास्ता दे देते हैं, क्योंकि उनके कान में लगे ब्लूटूथ ने उन्हें कमांड मिला था। शौर्य वेद के कान में धीरे से कहता है, तुझे नहीं लगता यह सब कुछ
कुछ जल्दी ही हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ही ट्रैप में फंसाया गया हो? वेद कहता है, सतर्क रहना। फिर जब वह लोग अंदर जाते हैं तो उन सभी को डॉक्टर की टीम एक तरफ जाती हुई नजर आती है। यह देखकर तो वेद घबरा जाता है और जल्दी से उस तरफ जाता है। गुत जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था, वह उसकी तरफ एक नज़र देखता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कहता। गुत को देखकर समझ जाता है कि आखिर में ऑनी को किसने किडनैप किया है। वह उस कमरे में जाता है तो पाता है अस्तित्व ऑनी के सिरहाने बैठा हुआ था और डॉक्टर उसके हाथ का बैंडेज कर रहे थे। वेद गुस्से से उसके पास जाता है और फिर उसके कॉलर को पकड़कर उसके मुंह पर घूंसा मारते हुए कहता है, ये सब तेरे कारण हुआ है कमीने। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ऑनी को किडनैप करने की? अस्तित्व उसकी तरफ देखता है और उसके गले के वाइटल पॉइंट में जोरदार मुक्का जड़ते हुए कहता है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहता। जो करना है बाद में करूँगा, पहले इसको होश में तो आने दो। वेद जो कि अपने गले को पकड़कर खड़ा हुआ था, वह एक बार फिर से ऑनी की तरफ देखता है, जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था और उसकी नज़र फर्श पर पड़े खून पर जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। तो वेद कहता है, इसने ही ऑनी का किडनैप किया है। मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे कुछ भी हो, इसके ऊपर ऐसी धाराएं लगाओ कि यह साल भर के लिए कम से कम जेल के अंदर ही चक्की काटे। अस्तित्व इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहता है, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वेद की तरफ देखकर कहता है, ऑनी का ख्याल रखना, क्योंकि मैं आऊँगा और उसे तुम्हारे पास से लेकर चला जाऊँगा। इसलिए ऑनी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह कहकर वह पुलिस वालों के साथ चला जाता है। डॉक्टर जब ऑनी को चेक कर लेते हैं तो सौर, ऐश्वर्या और वेद मिलकर उसे वापस हेल मैंसन की तरफ लेकर चले जाते हैं। ऑनी जब ऐश्वर्या के मुंह से सभी बातें सुनती है, तब वह हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, आप लोगों के कहने का मतलब यह है कि उस लड़के ने मुझे इतनी आसानी से जाने दे दिया? लेकिन उसको देखकर तो नहीं लगता था। तभी वहाँ पर अभिनय, मानवी और वीर आते हैं। मानवी जल्दी से ऑनी के पास जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना? हमें तो अभी पता चला तुम्हारे बारे में। हमें लगा था तुम्हारी और वेद की लड़ाई के बाद तुम कॉलेज नहीं आई। हमें नहीं पता था कि तुम्हारा किडनैप हो गया है। आज ही हमें पता चला है, फिर हम तुमसे तुरंत मिलने के लिए आ गए। ऑनी की नज़रें किसी और को ही खोज रही थीं। वह तो बस उनकी बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है। अभिनय कहता है, हाय मेरी बहन, देखो तो जरा तुम्हारा चेहरा कैसे मुरझा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा सारा खून चूस लिया हो। मैं इस वेद के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। उसने तुम्हें इतना हर्ट करने की कोशिश कैसे की? मानवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, अब बस भी करो, ज़्यादा और एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभिनय अपना मुंह फाड़े कहता है,
तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ? शायद तुम समझ नहीं रही हो। कोई बात नहीं, जब तुम समझ जाओगी ना, तब तुम सिर्फ मेरा ही नाम जपोगी। उन दोनों का मेलोड्रामा देखकर वीर कहता है, क्या तुम दोनों चुप रह सकते हो? उसके बाद ऑनी की तरफ देखकर कहता है, ऑनी अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? ऑनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। और कल्पना कहाँ है? वह आपके साथ नहीं आई? उसकी बात सुनकर भी थोड़ा सा चुप हो जाता है और कहता है, शायद वह घर पर होगी, मुझे नहीं पता। और हाँ, मैं चलता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। और हाँ, तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर अभिनय कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दाल में कुछ काला है? मानवी कहती है, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है, पता लगाना ही होगा। ऑनी सौर की तरफ देखकर कहती है, क्या आप मुझे सचदेवा हाउस छोड़ सकती हो? मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, प्लीज। वेद बाहर से आते हुए कहता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम यहीं पर ही रहोगी। उसको देख कर ऑनी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और ऐश्वर्या से कहती है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है और मैं कल वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। ऐश्वर्या कहती है, ठीक है, और उसे अच्छे से कंबल उड़ाकर सबके साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन वेद वहीं पर बैठा रहता है और ऑनी को देखता रहता है। कुछ देर बाद जब ऑनी की नींद खुलती है, तब वह सोफे की तरफ देखती है जहाँ पर वेद अभी भी बैठा उसी को देख रहा था। वेद अपनी जगह से खड़ा होता है और दवाई लाकर उसे देता हुआ कहता है, मुंह खोलो। ऑनी चुपचाप अपना मुंह खोल लेती है और दवाई को खा लेती है। वेद टेला को बुलाकर उसकी हाथ में लगी पट्टी चेंज करवा देता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। उसके बाद खुद भी जाकर बैठ जाता है। ऑनी को अब नींद नहीं आ रही थी, वह बोर हो रही थी। मोबाइल भी तो उसका नहीं था, क्योंकि किडनैपर के साथ छेड़छाड़ी और ज़बरदस्ती में उसका फ़ोन गिर गया था। वह बोर होती हुई बैठी थी कि वेद उसे अपना फ़ोन देते हुए कहता है, यह लो। ऑनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें मेरे सामने इतना अच्छा बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, वही अच्छा ज़्यादा होगा। वेद उसकी बात सुनकर कहता है, मैं कैसा हूँ? ऑनी जो कि कब से चुप थी, वह अब तिलमिलाते हुए कहती है, तुम एक नंबर के घटिया, बेशर्म और सेल्फिश इंसान हो। तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में लाया ज़बरदस्ती और फेंक भी दिया ज़बरदस्ती। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ अब तो बिल्कुल भी नहीं रहना। वेद कहता है, तो तुम्हें किसके साथ रहना है? ऑनी कहती है, मुझे किसी के साथ भी नहीं रहना, मुझे अकेले रहना है अपने मॉम डैड के साथ, या फिर यह कह सकते हैं तुमसे अच्छा तो वह अस्तित्व है था, क्योंकि तुम्हारी तरह वह मुझे हर्ट नहीं कर सकता था। बस थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है उसमें, लेकिन वह कभी भी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वेद जब अपना कंपैरिजन अस्तित्व के साथ सुनता है
तब वह अवनी को घूरने लगता है। अवनी आगे कहती है, अगर जिंदगी में मुझे कभी भी तुम में और उसमें चुनने के लिए मिले तो मैं तो अस्तित्व को ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि मैं भले ही उसके साथ एक दिन थी, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया है कि उसको सिर्फ गुस्सा दिलाने में ही वह पागलों की तरह बिहेव करता है। लेकिन तुम तो जन्मजात पागल लगती हो, और शायद तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं तक था। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए ताकि तुम खुश रह सको और मुझे भी खुश रहने दो। वेद, जो कब से ही उसकी बातों को सुन रहा था, वह कुछ पेपर्स लेकर आता है और उसके सामने रख कर कहता है, साइन करो इसमें। अवनी उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके कहती है तो वेद फिर से कहता है, साइन करो इसमें। अवनी कहती है, यह कौन से पेपर हैं? वेद कहता है, शादी के पेपर हैं। आफ्टर ऑल, कब तक मैं तुम्हें ऐसे ही रखूँगा? इसलिए कोई तो रिश्ता होना चाहिए ना। उसकी बात सुनकर अवनी हंसती है और कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारा मन भर जाएगा तुम फिर से मुझे कचरे की तरह फेंक दोगे, लेकिन जब मन चाहेगा तब तुम मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लोगे। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर सको? मेरी ज़िंदगी से क्यों नहीं जाते हो तुम? ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले क्यों नहीं जाते तुम मेरे? वेद कहता है, मरने का मन करता है, लेकिन मुश्किल चीज़ें मुझे करना ज़्यादा पसंद नहीं है। 3 बार तुमसे रिजेक्ट हो चुका हूँ। उसकी बात सुनकर अवनी कहती है, तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी ज़िंदगी तो मुझसे भी गई बीती है। मर जाओ तुम, उससे अच्छा। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कॉफ़ी में जहर मिलाकर तुम्हें पिला देती हूँ। हमेशा के लिए सारी दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी। कहते हुए वह रोने लगती है तो वेद कहता है, प्लीज़ अब तुम रोना मत। मुझे पता है ना कि कितना इरिटेशन होता है रोने वालों से। अवनी अपनी जगह से खड़ी होती है और जाकर वेद के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, आई हेट यू। वेद उसके चेहरे को पकड़कर अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है और कुछ मिनट उसे किस करने के बाद उससे अलग होकर कहता है, बट आई लव यू, और अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। अवनी उसके सीने पर मारते हुए कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो और मुझे छोड़कर चले जाते हो। हमेशा मुझे तकलीफ देते हो और दर्द देते हो। यहाँ पर तुम बहुत भोले भंडारी बन रहे थे। वेद अपने कान पकड़कर कहता है, नहीं जाऊँगा कभी छोड़कर। चला गया था क्योंकि मजबूरी थी। चलो अब तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हें रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहकर वह उसे गोद में उठाता है और फिर बिस्तर पर लेटा देता है। अवनी उसकी तरफ देखती है तो वेद कहता है, क्या हुआ? अवनी उसके गले पर किस करती है और उसके हाथ उसके गले पर सहलाने लगती है। वेद उसकी तरफ देखता है तो अवनी अपने ओठों का पाउच बनाकर उसकी तरफ आने लगती है तो वेद उसे रोकते हुए कहता है, फिर कभी, अभी तुम रेस्ट कर लो। यह कहकर उसे कस के गले से लगा लेता है
और फिर वह उसके पीठ को सहलाता है। इधर बजाज हाउस, तान्या का घर। वहाँ पर डॉक्टर बजाज बैठी हुई थी। वह तान्या को देखती हैं, जो कि कब से चुपचाप अपना डिनर कर रही थी। वह कहती हैं, क्या हुआ है तान्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? तान्या कहती हैं, मॉम, मेरी जो फ्रेंड है ना आनी, पता नहीं वह कहाँ चली गई है। जो मिस्टर आहान सिंह राठौर हैं, उसके बेटे उनका बॉयफ्रेंड है। जब डॉक्टर बजाज आहान का नाम सुनती हैं तब वह थोड़ा सा घबराती हैं और कहती हैं, क्या वह लोग तुम्हारे दोस्त हैं? तान्या कहती हैं, हाँ मॉम, वह मेरे दोस्त है। हालांकि मैंने अभी तक उन लोगों को देखा नहीं है, लेकिन उनका जो बेटा है वेद, वह काफ़ी रूड है। समझ नहीं आता क्यों? डॉक्टर बजाज कहती हैं, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वह लड़की सही सलामत वापस आ जाएगी। चलो तुम अपना डिनर फिनिश करो और जाकर सो जाओ। उनके चेहरे पर कुछ घबराहट और चिंता के भाव नजर आ रहे थे, लेकिन तान्या इन सब चीज़ों को गौर नहीं करती और अपना डिनर करके वापस अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तान्या अपने कमरे का दरवाज़ा जैसे ही बंद करके पलटती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं।